गुड मॉर्निंग जी। ऑडिट एविडेंस के चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं। टॉपिक्स यूज ऑफ एजर्शंस करके टॉपिक है। ये वर्ड ऑडिट में बहुत जगह यूज होता है। एजर्शंस बेसिकली मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेशंस हैं जो एफएस में ही इम्बोडेड होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एफएस में कोई भी आइटम आ रही है, हर आइटम कुछ कहती है, आप ये समझना। जैसे एफएस में आइटम आ रही है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तो मैनेजमेंट की तरफ से एजर्शंस हैं कि भाई जो हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिखाए हैं वो कंप्लीट हैं। आप चेक कर लो एज एन ऑडिटर, उनका मेजरमेंट सही से करा हुआ है, वो इसी पीरियड से रिलेटेड हैं। इस तरह की जर्शंस हैं कि भाई हमने जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिखाया है हमारी तरफ से तसल्ली है, आप चेक कर लो एज एन ऑडिटर। तो इन्हीं चीजों को यूज करके ना ऑडिटर बेसिकली पता करता है कहां कहां मिसस्टेटमेंट्स हो सकती हैं। तो यहां पे आपको ना क्वेश्चन जो ध्यान रखना है कि सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स लगाते हुए तीन कैटेगरीज की एजर्शंस बताता है हमारे को ऑडिटिंग। पहला, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को लेके क्या एजर्शंस है मैनेजमेंट की। बैलेंसेस यानी कि बैलेंस शीट के आइटम्स को लेके क्या एजर्शंस हैं। और आखिर में जो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर है, ये तो ना वैसे तो ट्रांजैक्शन इवेंट से रिलेटेड भी होता है और बैलेंसेस से रिलेटेड भी होता है, थोड़ा ओवरलैपिंग होता है। बट एक बार के लिए ट्रांजैक्शन इवेंट्स, जैसे जो भी हमने ट्रांजैक्शन दिखाई है वो अकर हुई है, ये हमारी एजर्शन है एज अ मैनेजमेंट। ये एजर्ट कर रहे हैं वो कि भाई अकर हुई है तभी हमने दिखाई है एंट्री बुक्स में। कंप्लीट है यानी हमने जितना दिखाया है वो कंप्लीट है, इसके अलावा कुछ भी मिस नहीं हुआ, जो हम दिखा रहे हैं बस वो कंप्लीट है, आप अपनी तसल्ली कर लो। एक्यूरेसी यानी जो भी हम दिखा रहे हैं वो एक्यूरेट है, यानी जो फिगर्स हैं, जो अमाउंट्स हैं, दोज ऑल आर एक्यूरेट। इसे मेजरमेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो, एक चैप्टर है आपका ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके अंदर भी आप ये एजर्शंस को एग्जामिन करते हो। डिफरेंट डिफरेंट एजर्शंस को एग्जामिन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऑडिट प्रोसीजर बता रखे हैं अलग अलग आइटम्स को लेकर, ठीक है, उस चैप्टर में। कट ऑफ का यहाँ पे मतलब ये है कि मैनेजमेंट ये बताना चाह रही है जो जिस पीरियड का है वो उसी पीरियड में रिकॉर्ड हुआ है, यानी हमने कुछ भी गलत मतलब पीरियड में रिकॉर्ड नहीं किया। खासकर जैसे परचेजेस होती हैं, सेल होती हैं, जो ईयर एंड के आसपास की होती हैं, जो इस साल की परचेज है वो इसी साल में दिखाई है, जो अगले साल की परचेज है वो अगले साल में दिखाई है, सेम विद सेल, ठीक है। और लास्ट में हमने सारे अकाउंट है ठीक से क्लासिफाई करे हैं, यानी जो जिस हेड में जाना चाहिए, जो ट्रांजैक्शन जिस हेड में जानी चाहिए उसी जगह पे हमने दिखाई है। एज एन ऑडिटर आप चेक कर लो, अगर हम रिपेयर मेंटेनेंस में कुछ दिखा रहे हैं तो वो रिपेयर मेंटेनेंस का ही बिल होगा। अगर वो कैपिटलाइज होने वाला होगा तो हमने उसको एसेट में दिखाया होगा, बट एज एन ऑडिटर यू नीड टू एग्जामिन इट। तो ये आंसर्स दोनों यहाँ पे ना मैंने स्टार मार्क करवाए हुए हैं, ये दोनों ही, एक ट्रांजैक्शन इवेंट्स को लेकर इनके बारे में शॉर्ट में लिखा हुआ है, और एक अकाउंट बैलेंसेस को लेकर। फटाफट से हम अकाउंट बैलेंसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। ट्रांजैक्शन में वर्ड होता है अकरेंस, अकाउंट बैलेंस में वर्ड हो जाता है एग्जिस्टेंस। कंप्लीटनेस दोनों में ही कॉमन है, क्योंकि देखो हम ना कभी ये नहीं बोलेंगे कि एसेट लाइबिलिटी अकर हुए हैं इस साल, हम बोलेंगे एसेट लाइबिलिटी ईयर एंड पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट से रिलेटेड है। फिर एसेट हमारे राइट्स हैं, ये हमारी एक तरह से एजर्शन है मैनेजमेंट की कि जो भी एसेट हमने दिखाया है हमारे पास उसका लीगल ओनरशिप है, हमारे पास उसके राइट्स हैं, तभी हमने उसको एसेट में दिखाया है। जिस पे हमारे राइट्स नहीं होंगे हम उसे एसेट में नहीं दिखा रहे होंगे, ये उनकी तरफ से एजर्शन है। और अगर कोई लाइबिलिटी है तो वो हमारी ऑब्लिगेशन है, ठीक है। और सिमिलरली वहां पे जो वर्ड आता है ना एक्यूरेसी, जिसे मैंने मेजरमेंट से भी थोड़ा रिलेट किया, यहाँ पे वर्ड आता है वैल्यूएशन, यानी जितने भी एसेट लाइबिलिटी हमने दिखाए हैं उसका हमने ठीक से वैल्यूएशन किया है, यानी जहां जितनी डेप लगनी थी उतनी डेप लगा दी है, जिसको जितना राइट ऑफ करना था उतना राइट ऑफ कर दिया है, यानी द थिंग्स हैव बीन, द एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैव बीन प्रॉपर्ली वैल्यूड एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ वगैरह, इस तरह से है। तो ये सभी एजर्शंस को एज एन ऑडिटर यू हैव टू एग्जामिन देम, और उसके लिए आपको वेरियस प्रोसीजर्स लगाने पड़ते हैं जो आप ऑडिट ऑफ आइटम्स वाले चैप्टर में सीखते हो। फिर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर को लेकर अगर आप देखोगे, बेसिकली इसकी अगर आप वर्डिंग पढ़ो तो देखो जो भी हमने इवेंट, ट्रांजैक्शन या जो कुछ भी दिखाया है वो सब अकर भी हुआ है और वो हमारा राइट एंड ऑब्लिगेशन भी है, ये इसको मिक्स करके लिख दिया। बल्कि जब आप ऑडिट ऑफ आइटम्स वाला चैप्टर देखोगे ना, वहां आपको ना प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के अलग से एजर्शन ही नहीं दे रखे। वहां पे जो ये वाला टॉपिक है ना ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, उसी में एक एजर्शन है प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के नाम से, आप रिवाइज करना वहां से, आपको वहां ये दिखेगा। वहां अलग से ये सेट ऑफ 3 कैटेगरीज नहीं दिखेंगी, वहां 2 ही कैटेगरीज दिखेंगी आपको, और दोनों कैटेगरीज में एक एजर्शन आपको एक्स्ट्रा दिखेगी प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर की, क्योंकि ये कॉमन होती है। तो जितने भी चीजें हमने डिस्क्लोज करी वो सब कंप्लीट हैं, हमने क्लासिफिकेशन सारी ठीक से करी है, हमने वैल्यूएशन ठीक से करी है, हमने एक्यूरेसी से दिखाया। अगर आप नोटिस करोगे बस यहाँ पे आपको ये वर्डिंग लिखनी है कि जो भी हमने प्रेजेंट किया, जो भी हमने डिस्क्लोज किया, वो सब इस क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, वो सब इस क्राइटेरिया को मीट कर रहा है। वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनमें ये 2 ही हैं, प्लीज आप इन दोनों को पढ़ के देखिएगा, आई होप आपको समझ में आ रहा है। इसके अलावा ना यहाँ पे वर्ड आता है एजर्शंस की डेफिनेशन में एक्सप्लिसिट और अदरवाइज।
जो अदरवाइज है उसको आप इंप्लिसिट असर्शन से भी आप रिलेट कर सकते हो। बेसिकली वही है कि कैश इन हैंड, वो जैसे मैंने आपको ट्रैवलिंग खर्चा बोला कि अगर ट्रैवलिंग खर्चा आ रहा है बुक्स के अंदर तो कुछ इंप्लाइड असर्शंस दे रहा है, वो यहाँ पे वही है कि अगर कैश इन हैंड आ रहा है तो हाँ इसका मतलब ये है कि वैलिड नोट्स और कॉइन्स पड़े हैं, ये कैश फ्री है, कहीं भी यूज हो सकता है, और बुक्स के अंदर भी इतना ही कैश आ रहा होगा जितना बैलेंस शीट में आ रहा है, उस तरह के असर्शंस हैं। सिमिलरली अगर प्लांट एंड मशीनरी आ रहा है बैलेंस शीट के अंदर, उसकी कॉस्ट भी आ रही है और उसकी एक्यूमुलेटेड डेब्ट भी आ रही है, तो ये भी कुछ असर्शंस दे रही है कि हाँ फर्म इस प्लांट एंड मशीनरी की ओनर है, इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट इतनी है, इस पे आज तक का डेप इतना लग चुका है, इस एसेट को हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्टिवली बिजनेस के अंदर, इसलिए बैलेंस शीट में आ रहा है, इस तरह के पॉइंट है। ठीक है, और ये जो डेप्रिसिएशन वगैरह हमने कैलकुलेट की है वो रिकॉग्नाइज्ड बेसिस पे कैलकुलेट की है, इस तरह की बातें ये मैनेजमेंट की तरफ से असर्शंस हैं। एक्सप्लिसिट असर्शंस क्या हो सकती हैं, जैसे आपने कई बार देखा ना कि शेड्यूल 3 रिक्वायरमेंट करता है कि भाई ये वाली अगर आइटम है इसको लेकर ये डिस्क्लोजर दो, तो वो डिस्क्लोजर जो आप देते हो, जैसे अगर मान लो सिक्योर्ड लोन्स को लेकर आप डिस्क्लोजर दे रहे हो कि भाई लेंडर कौन है, क्या सिक्योरिटी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये सब एक्सप्लिसिट असर्शंस के एग्जांपल हो गए। फिर नेगेटिव असर्शंस क्या होती हैं कि भाई अगर हम कोई चीज नहीं बोल रहे तो वो भी एक असर्शन है कि अगर नोट्स के अंदर कोई कंटीजेंट लायबिलिटी नहीं आ रही, इट मींस देयर इज नो कंटीजेंट लायबिलिटी, तो ये नेगेटिव असर्शन है। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। और इंप्लाइड नेगेटिव असर्शन क्या है, जैसे मान लो बैलेंस शीट में कोई आइटम नहीं है बिल्डिंग, जैसे हमारी बुक्स में कोई बिल्डिंग नाम की आइटम नहीं है, तो ये इंप्लाइड असर्शन है नेगेटिव, दैट वी डोंट हैव एनी बिल्डिंग। उसके बाद ये पैरा में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि हर एफएस ना बहुत सारी प्रेजेंटेशन देती है ओवरऑल, स्पेसिफिक असर्शंस तो है ही हैं जो हम पिछले पेज पे पढ़ के आए हैं, लेकिन साथ साथ ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन, जैसे जो इनकम स्टेटमेंट है वो परपोर्ट करती है यानी क्लेम करती है ऑपरेशंस के रिजल्ट के बारे में, बैलेंस शीट है वो फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। तो बेसिकली ऑडिटर ने ना ओवरऑल रिप्रेजेंटेशंस पे तो ध्यान देना ही देना है, पर उसके लिए उसको कई सारी असर्शंस को एग्जामिन करना पड़ता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। कई असर्शंस को जब आप एग्जामिन करते हो तब जाके आप एंड में जाके कंक्लूड करते हो कि क्या ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है। बस इस पैरे का सिर्फ इतना सा मतलब है, ज्यादा इस पैरे को दिल पे मत लेना। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है ऑडिट ट्रेल के नाम से, न्यू कोर्स में ऐड हुआ था। ट्रेल बेसिकली डॉक्यूमेंटेड फ्लो है पूरी ट्रांजैक्शन का, मतलब डॉक्यूमेंट शुरू, मतलब ट्रांजैक्शन शुरू होने से लेके, इनिशिएट होने से लेके, वो इनिशिएट कैसे हुई, वो रिकॉर्ड कैसे हुई, वो प्रोसेस कैसे हुई, वो रिपोर्ट कैसे होगी, वो सारा जब एक ट्रेल बनता है, यानी एक एक स्टेप पे आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं कि इसकी मदद से हमने ये ट्रांजैक्शन एंटर करी है, उसे बोलते हैं ऑडिट ट्रेल। और इसी को बेसिकली आप इन्वेस्टिगेट करने में यूज होता है कि जब मान लो कोई भी अगर आपको चीज पता करनी है, अगर आपको पूरा ट्रेल मिलेगा तो एज एन ऑडिटर आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा चीजों को ट्रेस करना, चीजों को पता करना कि कहां गलती हुई है। ठीक है, वो चीजें हैं, तो इससे ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी ऑफ ट्रांजैक्शन पता लगती है। बेसिकली ये रिकॉर्ड है पूरा यूजर एक्टिविटी का, जैसे बैंक्स के केस में ना एक लॉग ऑन एक्टिविटी करके ट्रैक होता है कि बेसिकली किसने किस यूजर नेम पासवर्ड से, किस लॉग इन आईडी से किस टाइम पे क्या चेंज हुआ, ताकि अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो पाए कि किसने गलती करी है, वो सब चीजें। स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड है पूरे के पूरे अकाउंटिंग का, डेटा का, जिससे आप सोर्स तक जा सकते हो, इसी को बोलते हैं ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल्स के फायदे क्या हैं, एक तो आपके रेगुलर सिस्टम ऑपरेशंस अच्छे चलेंगे, आपका डेटा सिक्योरिटी, आपके इंटरनल कंट्रोल, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन, या अगर आपने सीन को रीइन्वेंट करना है या रीबिल्ड करना है, मतलब कैसे कैसे हुआ होगा, वो सारा ट्रेल पता लगता है आपको। और लास्ट में अगर कोई भी प्रॉब्लम एरिया है उसको आप थॉरली एनालाइज कर पाते हो। जब तक आपको ट्रेल नहीं मिलेगा एज एन ऑडिटर, यू वोंट बी एबल टू अप्लाई योर स्टेप्स थॉरली, तो वो चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन आ गई, रीबिल्ड इवेंट्स आ गया, वही जो ऊपर लिखा हुआ है। पर ऑडिट ट्रेल में कहता बच्चों पैसा लगता है, क्योंकि इसको बिल्ड करने के लिए सिस्टम एक्सपेंडिचर लगाना पड़ेगा, फिर आपको एक्सपर्ट रखने पड़ सकते हैं जो डेटा को एनालाइज करें, तो टाइम लगेगा, या टूल्स आपको लेने पड़ेंगे क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है डेटा का बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, सो इट इन्वॉल्व्स कॉस्ट ऑल्सो। और लास्ट में क्वेश्चन है कि आजकल कहता अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऐसे रखो जिसमें ऑडिट ट्रेल का वो हो, फीचर हो, तो वो अच्छा रहेगा, उसके एडवांटेजेस बताइए। वैसे अगर आपको याद हो, ये जो हमारी ऑडिट रिपोर्ट बनती है उसमें भी जो 143(3)(j जो हमारा पॉइंट है रिपोर्टिंग वाला, रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर कंपनीज एक्ट का, तो उसमें भी ऑडिटर ने कमेंट करना होता है कि क्या जो कंपनी ऑडिट सॉफ्टवेयर यूज कर रही है क्या उसमें ऑडिट ट्रेल या लॉग का सिस्टम है कि नहीं है, ये ऑडिटर ने आज की डेट में कमेंट भी करना होता है। खैर, तो जिसमें कहता है ऑडिट ट्रेल का फीचर होगा ना, उससे ऑडिटर्स का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्यों? एक तो उन्हें पता लगेगा कंट्रोल वगैरह ठीक से चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, वेरीफाई करना आपके लिए आसान हो जाएगा, डेटा सिक्योरिटी ज्यादा होगी, जिससे कहीं ना कहीं जो ऑडिट एविडेंस आपको मिल रहे हैं उसकी रिलायबिलिटी भी आपको ज्यादा होगी, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर उनके सिस्टम अच्छे होंगे, ऑडिट ट्रेल भी एक तरह से आप ये समझ लो उनके सिस्टम्स को ही मजबूत करवाएगा, क्योंकि जब हर जगह पे हर चीज का एक प्रॉपर रिकॉर्ड है तो चीजें स्मूथली चलेंगी। तो एक बार तीनों पॉइंट्स आप पढ़ के देख सकते हैं। उसके बाद भाई
जो इंफॉर्मेशन आप यूज करना चाह रहे हो वो ऑडिट एविडेंस की तरह जो यूज करना चाह रहे हो वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट की मदद से बनाई हुई है। बेसिकली जो चीज आपके सामने पेश करी गई है वो मैनेजमेंट ने भी एक एक्सपर्ट हायर करके बनवा रखी है जिसको आप चेक कर रहे हो बेसिकली। तो यहाँ पे एक्सपर्ट कौन होता है मैनेजमेंट का, अदर देन अकाउंटिंग या ऑडिटिंग वाला बंदा, क्योंकि अकाउंटिंग या ऑडिटिंग वाले एक्सपर्ट तो आप ही हो। इसका हमने एग्जांपल क्लास में लिया था कि जैसे मान लो कंपनी ने दिखाया है प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, तो ग्रेचुटी की फिगर को एस्टिमेट करने के लिए उन्होंने कोई एक्सपर्ट, कोई एक्चुरियल साइंसेज वाला बंदा हायर किया होगा। ही इज नॉट एन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग एक्सपर्ट, वो फ्यूचर की वैल्यूएशन को करने में एक्सपर्ट है। तो उसके काम का यूज करा हुआ फिर जाके उन्होंने ग्रेचुटी की वैल्यू लिखी है वहां पे, एंड यू वांट टू यूज दैट इंफॉर्मेशन एज एन ऑडिट एविडेंस, तब आपने किन चीजों का ध्यान देना है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई जब आप इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हो जो एक्सपर्ट की मदद से बनी हुई है, तो ऐसे में आपके प्रोसीजर्स किन मैटर से अफेक्टेड होंगे। हमने थोड़ी टिकिंग करी थी, एक तो आरएमएम कितना का है इस मैटर को लेके, फिर क्या अलग सोर्सेज ऑफ एविडेंस है हमारे पास, एक्सपर्ट के काम का नेचर, ऑब्जेक्टिव और स्कोप क्या है, क्या मैनेजमेंट एक्सपर्ट इंडिपेंडेंट है या एम्प्लॉयड है, क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट होगा तो थोड़ा सा उसका काम ज्यादा रिलायबल लगेगा आपको। क्या मैनेजमेंट काम को प्रभावित कर सकती है एक्सपर्ट के, पता लगे मैनेजमेंट नहीं बोल रखा हो, बस जो हम बोल रहे हैं वो कर दे, बात खत्म। फिर ऐसे इंफॉर्मेशन पे आप कैसे रिलाई करोगे, क्योंकि एक्सपर्ट ने इंडिपेंडेंटली काम ही नहीं करा अगर। और क्या एक्सपर्ट के वहां पे कुछ उसके स्टैंडर्ड्स या कुछ ऐसी कोई रिक्वायरमेंट्स हैं जो उसको फॉलो करनी मैंडेटरी हैं, क्योंकि अगर वो ऐसे किसी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके काम कर रहा है जो थोड़े प्रोफेशनल हैं, तो आपकी भी तसल्ली ज्यादा हो जाएगी उसके काम को लेकर। ठीक है, तो इसे ऐसे समझिए, एक सीए काम करता है या एक नॉन सीए काम करता है, शायद लोग इंडस्ट्री में ज्यादा रिस्पेक्ट सीए के काम को करें, क्योंकि लोगों को पता है कि यार ये ज्यादा क्वालिफाइड है, ज्यादा स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने वाला बंदा है, उस तरह से है। ठीक है, तो आपकी भी तसल्ली उस एक्सपर्ट को लेकर ज्यादा हो जाएगी अगर आपको पता है ये चीजें। फिर आपका अगर कोई पुराना वाह पड़ा है इस बंदे के साथ, उस एक्सपर्ट के साथ, प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि अगर पहले भी अगर आपको लगता है इसने बहुत गड़बड़े करी थी कहीं और, तो अब यहां पे भी आप अपना कहीं ना कहीं थोड़ा भरोसा उस पर कम करोगे, वो चीजें। उसके बाद सर क्या एक्सपर्ट के काम पे हमें रिलाई करना चाहिए। बेसिकली देखो, अगर जो मर्जी है, पहली बात तो आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस तो लेना ही है, पर उसके लिए आप ना जो चीजें आप जो थोड़े सेफ गार्ड रख सकते हो, ये है सबसे पहले तो उसकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये सब आप थोड़ी इवैल्यूएट कर लेना, उसके काम को अंडरस्टैंड कर लेना, और लास्ट में क्या उसके काम को मैंने यूज करना है कि नहीं करना है एज एन एविडेंस, ये इंश्योर कर, ये मतलब बेसिकली कंक्लूड कर लेना माइंड में अपने। तो है कुछ नहीं, ऐसे ही टॉपिक ना कुछ कुछ आप इंटरनल ऑडिटर में भी पढ़ते हो कि उसकी ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस, वो सब आप थोड़ा इवैल्यूएट कर लेना, उसी तरह के पॉइंट है। और लास्ट में कुछ जनरल लाइंस हैं, ये एक्सपर्ट वाली नहीं है, कि जब इंफॉर्मेशन जो एंटिटी प्रोड्यूस करती है आपको बस देखना होता है कि क्या वो रिलायबल है कि नहीं है, तो उसके लिए आप उसकी एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस देख लेना, और प्रिसाइजनेस और डिटेलनेस देख लेना। अगर आपकी सारी तसल्ली होती है तो आप उस इंफॉर्मेशन को पक्का यूज करो एज एन ऑडिट एविडेंस। जनरल लाइंस है। उसके बाद ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, न्यू कोर्स में ऐड हुआ था, इस पे ना आपको क्वेश्चन भी मिलेगा, मैं बताता हूं, क्वेश्चन बैंक में आपको क्वेश्चन मिलेगा, पहले मैं पढ़ा दूं। सिलेक्टिंग आइटम्स टू टेस्ट, सिलेक्टिंग आइटम्स फॉर टेस्टिंग टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस। सुनिएगा, ये ना बेसिकली ऐसे 500 का ही टॉपिक है, पर इसमें ना 3 मीन्स बता रखे हैं बेसिकली, कि भाई एक तो तरीका ये है कि आप ऑडिट एविडेंस लेना चाह रहे हो ना, ऑब्टेन करना चाह रहे हो, एक तो ये 100% एग्जामिनेशन करो, सब कुछ चेक कर दो। दूसरा, स्पेसिफिक आइटम्स चेक करो सिर्फ। अब ये ना जो दूसरा है और जो ऑडिट सैंपलिंग है, ये थोड़ा सा आपस में ओवरलैप कर जाता है थ्योरेटिकली अगर हम बात करें। जैसे सिलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम्स में भी बच्चे को लगता है तो सैंपलिंग होगी, लेकिन आप नोटिस करो सैंपलिंग अलग से बता रखा है। तो इसका ना क्वेश्चन आया पड़ा है क्वेश्चन बैंक में, एमटीपी में, आरटीपी में, आपको क्वेश्चन बैंक में मिलेगा, मैं बताता हूं। उस ना क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 है क्वेश्चन बैंक का, क्वेश्चन नंबर 25 है क्वेश्चन बैंक का, आप बस नोट कर लो, मैं अभी देखता हूं अगर यहां पे दिखा सकूं तो दिखाता हूं, बट एक बार बताता हूं उसमें है क्या। देखो, सिलेक्टिंग ऑल आइटम्स तो सिंपल है कि भाई मैं तो सब कुछ चेक करेगा, मैं तो सब कुछ चेक करेगा, ठीक है, 100% एग्जामिनेशन करेगा, पर टीओसी वगैरह में नॉर्मली मैं नहीं करता हूंगा, क्योंकि कंट्रोल तो बहुत सारे होते हैं, मैं कहां से सारे चेक कर लूंगा। पर टेस्ट ऑफ डिटेल वगैरह में हो सकता है मैं 100% चेकिंग करूं, खासकर अगर लार्ज वैल्यू आइटम्स हैं, ठीक है, तो इस तरह की अगर चीजें हैं तो वहां पे, और सिग्निफिकेंट रिस्क है, या फिर तो ये एग्जांपल एक बार पढ़ लेना कि अगर ऐसी चीजें हैं तो आई वुड प्रेफर सिलेक्टिंग ऑल आइटम्स। यहां तो सैंपलिंग का कोई मतलब ही नहीं, ये पहला मींस है फॉर ऑडिट एविडेंस, या टेस्टिंग फॉर टेस्टिंग टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, ये पहला मींस है, इसमें सैंपलिंग की बात ही नहीं हो रही। अब अगर आप दूसरा देखो स्पेसिफिक आइटम्स वाला, यहां पे ना कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रख के ऑडिटर ये डिसीजन लेता है कि भाई मैं तो कोई सिलेक्टेड आइटम्स ही चेक करूंगा, मैं सारी नहीं चेक करूंगा। तो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ना, उसमें पता क्या बोल रखा है कि भाई ऑडिटर अपनी जजमेंट के बेस पे ये चेक कर रहा है, ये चेक कर रहा है, वो चेक कर रहा है, और उसका ना आर्टिकल कह रहा है कि भाई तो आप सैंपलिंग लगा रहे हो, बताओ इससे रिलेटेड रिस्क क्या है।
अब कुछ बच्चे सैंपलिंग बोल के और सैंपलिंग रिस्क समझा देंगे सारा, लेकिन आंसर जो आया है उन्होंने बोला नहीं, ऑडिट सैंपलिंग तो अलग मीन्स है। दिस इज नॉट ऑडिट सैंपलिंग कि अगर वो स्पेसिफिक आइटम्स में हाई वैल्यू आइटम्स चेक कर रहा है या एक अमाउंट से ऊपर के अमाउंट्स की चीजें चेक कर रहा है, या अगर मान लो वो कुछ ऐसी आइटम्स को सिर्फ एग्जामिन कर रहा है जिससे उसको एंटिटी के बारे में और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, अगर वो इस तरह की चीजें कर रहा है, दिस इज नॉट सैंपलिंग। और उस आंसर में ये लिख के ना बाद में ये बोला हुआ है कि इससे रिस्क आएगा नॉन सैंपलिंग रिस्क का। तो क्वेश्चन प्लीज अच्छे से पढ़ लेना, अगर हो सकता है तो मैं आपको यहां दिखा देता हूं, ये ऑडिट एविडेंस का ये क्वेश्चन नंबर 25 आई विल शो यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 ये वाला क्वेश्चन है, काफी बड़ा सा क्वेश्चन है, इसमें बस मेन बात बताता हूं। जैसे मशीन रिपेयर में कुछ आइटम्स वो चेक कर रहा है, परचेज फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज वो चेक कर रहा है, एक्सपेंडिचर सारे चेक कर रहा है, लीगल एक्सपेंस में जो भी 0.5 लाख है उससे ऊपर का वो चेक कर रहा है, कुछ ऐसा है। तो संजीव जो जूनियर है वो कह रहा है भाई ऑडिट सैंपलिंग लग रही है, डू यू एग्री, विच रिस्क इज इन्वॉल्व। तो आंसर देखो, पहले ऑडिट सैंपलिंग का मीनिंग दे रखा है, इस सिचुएशन में वो सिर्फ स्पेसिफिक आइटम्स चेक कर रहा है, और ये वाला आंसर उठा के दिया है जिसके आगे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 25 लिखवाया है, देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग इज नॉट प्रॉपर, इससे नॉन सैंपलिंग रिस्क आएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज एक बार तैयार कर लेना। ठीक है, आई होप सबको क्लियर है। ऑडिट सैंपलिंग तो डिटेल में इसी चैप्टर में आगे आएगी। ठीक है, उसके बाद सर अगर कहीं ऑडिट एविडेंस को लेके हमें इनकंसिस्टेंसी मिल रही है, डाउट्स आ रहे हैं, तो कुछ नहीं है, ऐसे में आप देखो ऑडिट प्रोसीजर एडिशनल क्या लगाने हैं। जैसे मान लो इंक्वायरी का रिस्पांस आपको ठीक नहीं मिल रहा, तो आप कंफर्मेशंस ले लो, कुछ ले लो, इस तरह की जनरल बातें, पर हर चीज का डॉक्यूमेंटेशन रख लेना। जहां भी कोई इनकंसिस्टेंसी आ रही है, प्लीज कीप योर डॉक्यूमेंटेशन कि आपने उसको रिजॉल्व कैसे करा, आपने उसको रिजॉल्व कैसे करा। ठीक है, और फाइनल डिस्कशन क्या हुई इस मैटर को लेके। उसके बाद हमारे पास पूरा एक ऐसे आ जाता है